हेलो एवरीवन। अब तक हम दो चैप्टर पढ़ चुके थे। पहला हमने पढ़ा था सेट्स या सेट थ्योरी, जो 11th का पहला टॉपिक है, और दूसरा हमने पढ़ा था रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस पढ़ा था, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ा था, और मैंने सेट और रिलेशंस की दोनों के एनसीईआरटी की एग्जांपल्स और सारी एक्सरसाइज करवाई थी। ठीक है, डिस्कस की थी हमने। अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन से, लेकिन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिलेशंस का ओवरव्यू दे देता हूँ कि रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, रिलेशन से पहले हमने एक छोटा सा चीज़ देखा था, वो था कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टीजन प्रोडक्ट होता है ये। कार्टीजन प्रोडक्ट किसका होता है? दो सेट्स का होता है। और कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज यू हैव सेट ए विच हैज एलिमेंट्स ए बी सी एंड अनदर सेट B which has elements 1, 2, 3 and 4. Then Cartesian product of A and B will be all the ordered pairs which have first element from first set and second element from second set. Like A cross B is equal to all the ordered pairs such that first element is from first set and second element is from सेकेंड सेट। तो क्या होगा एरो डायग्राम में? इसको मैं कैसे दिखाऊं? इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। ओके, ऐसे होगा, राइट? बी 1 से 2 से 3 से 4 से, सी 1 से 2 से 3 से 4 से। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इसमें ए क्रॉस बी में सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है, राइट? तो ये होता है ए क्रॉस बी। अब अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन भी ऐसा ही होता है, पर रिलेशन में क्या होता है कि सेट ए से बी में कोई रिलेशन है तो क्या होता है कि सेट ए का कोई एक एलिमेंट या कुछ एलिमेंट्स या सारे के सारे एलिमेंट्स या एक भी एलिमेंट्स नहीं, बी के कुछ एलिमेंट से या सारे एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो रिलेशन ये होता है कि एक सेट ए है एंड ए हैज़ एलिमेंट्स ए बी एंड सी, दूसरा सेट है आपके पास बी जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये रिलेशन जो होता है इसमें ये होता है कि ए के कुछ एलिमेंट्स बी के कुछ एलिमेंट्स से रिलेटेड होते हैं। अगर ए 3 से रिलेटेड है, बी 2 से रिलेटेड है, तो ये एक रिलेशन हो गया। और इस रिलेशन को आप कैसे लिखोगे? इस रिलेशन को आप ऐसे लिखोगे, A3 B2। तो इसमें दो ही ऑर्डर्ड पेयर आए। अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते तो R किसके बराबर हो जाता? A क्रॉस B के बराबर। A से B में जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है वो क्या होता है? A क्रॉस B। A से B में जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है वो A क्रॉस B होता है। और उसमें क्या होता है? उसमें A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, राइट? अगर ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हैं तो उस रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। सो व्हेन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, व्हेन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। हमने ये देखा था, राइट? यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो उसको बोलेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे? आर इज इक्वल टू 5, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इन दैट केस आर विल बी इक्वल टू 5 और इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, राइट? तो अब तक हमने देखा सेट ए से बी में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए क्रॉस बी में ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। और रिलेशन में क्या होता है कि सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होना जरूरी नहीं है, ए के कुछ एलिमेंट भी बी के कुछ एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो ए क्रॉस बी में सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होगा। बट रिलेशन आर में कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे जितने एलिमेंट रिलेटेड हैं उनके। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हमने क्या बोला था? जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये सब मिलके बनाते हैं डोमेन।
ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। जो भी सेकंड एलिमेंट है ना, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं रेंज। ये भी हमने देखा था। और क्या देखा था, और हमने ये देखा था कि अगर A3 से रिलेटेड है, अगर A3 से रिलेटेड है, देन 3 विल बी कॉल्ड इमेज ऑफ A अंडर दिस रिलेशन R। 3 will be called image of A under this relation R. So image of A is image of A is 3. अगर 3A का इमेज है, then A will be called pre-image of 3. So pre-image of 3 is equal to A. राइट, यहाँ तक हमने देखा था रिलेशन में इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, ये चीज़ें देखी थी। और ये भी देखा था कि रिलेशन जो होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ A क्रॉस B के सबसेट होंगे। अगर A में P एलिमेंट्स है, B में Q एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, PQ। और A क्रॉस B में PQ एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B के सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर PQ। तो टोटल रिलेशन सेट A से B में कितने होंगे, 2 टू द पावर PQ। राइट, अब आगे बढ़ते हैं फंक्शंस पे। तो जो फंक्शन होता है ना, बेसिकली वो भी एक रिलेशन होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन होता है। लेकिन कौन से रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, अगर रिलेशन पे एक कंडीशन लग जाती है, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, अगर वो रिलेशन पे एक कंडीशन लग जाती है या रिलेशन वो कंडीशन फॉलो करता है, तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाता है। कंडीशन क्या है, सपोज R is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B। तो मैं ये चीज़ लिख दूँ यहाँ पे साथ में, क्या A is not equal to 5 to a non-empty set B not equal to 5। मैं शॉर्ट में चलूँगा और सारी डेफिनेशन लंबी नहीं लिखूँगा, क्योंकि हमको बहुत जल्दी ख़त्म करना है इन चीज़ों को। क्रैश कोर्स में चीज़ें ऐसे ही चलती है, थोड़ा सा स्पीड रहेगी। तो आर है रिलेशन सेट ए से सेट बी में, और दोनों सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है, मतलब कि खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं ए और बी दोनों में। ऐसा कोई रिलेशन आर जो सेट ए से सेट बी में है, वो फंक्शन कहलाएगा अगर एक कंडीशन को फॉलो करेगा। सो रिलेशन फ्रॉम a set A to a set B is called function if every element of set A is related to unique element of set B. So every element of set A is related to यूनिक एलिमेंट या फिर वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या है कंडीशन, कंडीशन ये है कि कोई भी रिलेशन सेट ए से सेट बी में फंक्शन होगा यदि हर एक ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में केवल और केवल एक इमेज होगी। So every element of set A has one and only one element image in B। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होगी, और इमेज कितनी होगी, वन एंड ओनली वन। तो मैं इसको सीधा एक लाइन में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली एक इमेज होगी। एवरी एलिमेंट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, every element of set A has exactly one image in set B। क्लियर। तो सेट A के लिए B में जो इमेज होगी, सेट A के लिए इसका जो भी एलिमेंट होगा, हर एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली वन इमेज होगी सेट बी में, तब वो रिलेशन फंक्शन बनेगा। इससे एक चीज क्लियर हुई क्या,
रिलेशन में ये होता था कि इसके कितने भी सेट ए के कितने भी एलिमेंट सेट बी के कितने भी एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते थे, ये रिलेशन में था। लेकिन फंक्शन में ये है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। तो जो पहली लाइन है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पूरा सेट ए जो है ये डोमेन बन जाएगा, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड है। तो सेट जो ए है वो क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा, राइट। सो सेट ए डोमेन क्या बन जाएगा? सेट ए। राइट। और हमने ये बात की थी, ये तो हमेशा कोडोमेन होता है। सेट बी ये कोडोमेन होता है हमेशा, सेट बी होता है। और रेंज क्या होता है? रेंज वो होता है कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड हैं, वो मिलके बनाते हैं डोमेन। सो कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ ए, या फिर मैं ऐसे कहूं कि ऑल द images of elements of A are called set of all the images of elements of A are called range। तो जो A के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी जो भी इमेजेस होगी उनका जो सेट बनाओगे उसको आप बोलोगे रेंज। तो रेंज को मैं क्या बोल सकता हूँ? all the elements of set B which are related to elements of A, all the elements of B which are related to elements of A, मतलब कि B के वो सारे एलिमेंट्स जो A के एलिमेंट से रिलेटेड है उन सबका जो कलेक्शन होगा उसको बोलेंगे रेंज। और मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, इमेजेस कलेक्शन ऑफ इमेजेस, कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, राइट। सेट ए के जो भी एलिमेंट्स है उनकी सभी एलिमेंट्स की जो इमेजेस होंगी ना, उनका जो कलेक्शन होगा वो होगा रेंज। हो गया रेंज। अब एग्जांपल्स पे आते हैं कि हम कुछ रिलेशन लेते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें से कौन से रिलेशंस फंक्शन हैं, कौन से फंक्शन नहीं है। सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी एंड द रिलेशन इज ये ले लिया मैंने एक रिलेशन, दिस इज R1। एक रिलेशन लिया मैंने A, B and C and 1 2 3 4, और ये रिलेशन ऐसे है, दिस इज रिलेशन R2 and लेट्स से दिस इज रिलेशन R3। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से रिलेशंस फंक्शंस होंगे। कंडीशन को कैसे चेक करना है वो हम देख रहे हैं। कंडीशन क्या थी कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट केवल और केवल एक इमेज रखेगा। ठीक है। अब देखते हैं इस पे। रिलेशन R1 सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज है क्या? क्या सेट ए का हर एक एलिमेंट किसी एलिमेंट से रिलेटेड है? नो, बिकॉज सी की कोई इमेज नहीं है, सी की कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन, राइट। तो पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। पहली कंडीशन क्या थी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, बट सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, दैट्स वाई R1 रिलेशन R1 इज नॉट अ फंक्शन। नाउ कमिंग टू रिलेशन R2,
क्या सेट ए की हर एक एलिमेंट रिलेटेड है? बिल्कुल है। ए रिलेटेड है, बी रिलेटेड है, सी रिलेटेड है। अब दूसरी चीज़ देखिए कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। ए का इमेज 1 है, सी की 1 है, बट बी की इमेज 2 है, 2 एंड 4, बी के पास 2 इमेज है। तो ए का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली एक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। दैट मीन्स दिस R2 इज नॉट ए फंक्शन। दोनों कंडीशन होनी चाहिए ना। पहली कंडीशन ये है कि ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। बस यहाँ पे देखिए बी क्या है, 2 एलिमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए बी क्या है, 2 एलिमेंट से रिलेटेड है। यहाँ R3 में देखिए सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड है और हर एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली 1 इमेज है। तो दिस R3 विल बी ए फंक्शन। अच्छा, मैं ऐसा बनाता हूँ ना, अगर एक और रिलेशन में लेता हूँ, ए बी सी, दिस इज 1 2 3 4। अगर मेरे पास कोई ऐसा रिलेशन है तब भी ये फंक्शन होगा। वाई? सी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड एंड इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एग्जैक्टली 1। ए का इमेज कितना है? 1। बी का इमेज क्या है? 1 विच इज 3। सी का इमेज क्या है? 1 विच इज 3। इससे डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बी और सी की इमेज सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो भी कंडीशन है वो सेट ए और उसके एलिमेंट्स के लिए है, बी के एलिमेंट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ देखिए ना, ये फंक्शन है लेकिन यहाँ बी में क्या बच गया? 4 बच गया। यहाँ ये फंक्शन है, बी में 4 और 2 बच गया और 3 की 2 प्री इमेज है। तो बी में कोई कंडीशन नहीं है, ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए और ए के हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली 1 इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी और सी की सेम इमेज है लेकिन उससे फंक्शन की डेफिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो R3 एंड R4 आर फंक्शंस while R1 एंड R2 आर नॉट फंक्शंस। सो R4 इज ऑल्सो ए फंक्शन। अच्छा, मैं इसको लिखूंगा, अगर ये कौन सा मेथड है? ये हमने रिलेशन में देखा था, ये एरो डायग्राम मेथड है। इसको मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखना है इस फंक्शन को, तो मैं कैसे लिखूंगा? A1 B3 C3, राइट। तो ये हो गए फंक्शंस के एग्जांपल्स। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन, एक तो हमने देख लिया ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंटेशन, दूसरा 2 देख लिया हमने। एक तो है कि ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का, दूसरा एरो डायग्राम से। 2 तो हमने देख लिए। अच्छा, एरो डायग्राम से हमने देख लिया कि फंक्शन है कोई रिलेशन या नहीं है, वो हम कैसे बताएंगे? कोई रिलेशन गिवन है, एरो डायग्राम गिवन है, आपको देखना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। तो कैसे देखोगे? तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली 1 इमेज होनी चाहिए। अगर ऑर्डर्ड पेयर्स में गिवन है तो आप कैसे बताओगे कि फंक्शन है कि नहीं है? तो ऐसे बताओगे कि जो भी ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये सारे मिला के पहला वाला जो सेट है डोमेन का वो बनाते हो और कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होगा। अगर कोई भी एलिमेंट रिपीटेड है, सपोज यहाँ पे A1 है और A2 भी होता, उसका मतलब ये है कि A का इमेज 1 भी है और A का इमेज 2 भी है, और अगर ऐसा है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड नहीं होगा। देखो, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, B का इमेज भी 3 है, C का इमेज भी 3 है। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और फर्स्ट एलिमेंट वो सारे मिलके फर्स्ट सेट बनाते हो, तभी होगा कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली 1 इमेज होगी। मूविंग ऑन, ये हमने देख लिया ऑर्डर्ड पेयर से। फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड कैसे होता है कि जो आप पढ़ते हो है ना इस तरह से, ये फंक्शन है फॉर्मूला बेस्ड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का कर्व बना लीजिए, जैसे मैंने ये बना दिया sin x का, राइट। सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। सो फंक्शन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको देखना है उनमें से कौन सा। ऐसा ही कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो आप कैसे चेक करोगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है? इसमें तो बता सकते हो ऑर्डर्ड पेयर में, एरो डायग्राम में भी बता सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूला बेस्ड है
तो आप कैसे बताओगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है? क्या करोगे, x की अलग अलग वैल्यूज़ डालोगे और x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यूज़ मिलती जाएंगी तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। अब अगर ग्राफ में है तो आप कैसे बताओगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है? तो उसके लिए होता है ग्राफिकल टेस्ट। अगर कर्व दिया हुआ है कोई और आपको पूछा है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आप ग्राफ से कैसे बताओगे? देखो, अभी तक हमने क्या देखा था? ओके, सपोज मेरे पास ये फंक्शन है एफ एक्स से वाई में। अगर एफ फंक्शन है एक्स सेट एक्स से सेट वाई में, तो क्या होगा कि सेट x का हर एक एलिमेंट सेट y के एग्जैक्टली एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। अगर ये फंक्शन है तो ऐसा होगा। तो इसका मतलब है कि मैं x की कोई भी वैल्यू लेता हूं तो मुझे y की एक वैल्यू मिलनी चाहिए, और x क्या होना चाहिए? वो x सच दैट, मैं इस x की बात कर रहा हूं, सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब कि स्मॉल x जो है ना, स्मॉल x की एक वैल्यू के लिए y की एग्जैक्टली एक वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी ये फंक्शन होगा। इसका हम ग्राफ में इसको कैसे देखेंगे? देखो, x की कोई एक वैल्यू जैसे x इक्वल टू 2, तो वो ग्राफ में क्या होगा? एक वर्टिकल लाइन होगी। x इक्वल टू 2 ड्रॉ करनी है, प्लॉट करनी है, तो कैसे करोगे? ऐसा ही तो होगा। सपोज ये x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे x इक्वल टू 5 -5 करनी है, कैसे करोगे? सपोज यहाँ पे x इक्वल टू -5, ऐसे ही कुछ तो होगा ना। x इक्वल टू समथिंग क्या होगा? वर्टिकल लाइन होगी। और क्या हो रहा है कि x की पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर की वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। मैंने ऐसा कुछ कर्व ले लिया, ये x है, ये y है, तो ये कर्व ग्राफ होगा, सॉरी ये कर्व फंक्शन होगा अगर x की एक वैल्यू के लिए, किसी भी एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, एग्जैक्टली एक वैल्यू। तो अगर मैं कोई भी एक वर्टिकल लाइन ले रहा हूं तो वो इस कर्व को एग्जैक्टली एक बार इंटरसेक्ट करनी चाहिए। कैसे? मैंने x इक्वल टू 2 ले लिया और ये कर्व को एग्जैक्टली एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है, विच इज दिस, राइट। ऐसे ही x की वैल्यू -5 के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है, विच इज दिस। यही तो स्टेटमेंट था कि x की एक वैल्यू के लिए एग्जैक्टली एक वैल्यू मिलेगी y की, तो x की एक वैल्यू के लिए y की एग्जैक्टली एक वैल्यू मिलनी चाहिए। ये कब होगा? जब x इक्वल टू समथिंग लाइन आप प्लॉट करोगे, वो इस कर्व को एग्जैक्टली एक बार इंटरसेक्ट करेगी, तो तभी ये कर्व फंक्शन होगा। सो इफ एनी लाइन x इक्वल टू a, और a कहाँ होना चाहिए? a इस फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, इंटरसेक्ट्स कर्व एग्जैक्टली वंस। अगर एग्जैक्टली एक बार काट रही है, ना एक बार से ज़्यादा ना एक बार से कम, हर एक वर्टिकल लाइन डोमेन के अंदर, तो वो कर्व क्या होगा? फंक्शन होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने ये ले लिया x² प्लस y² इक्वल टू फंक्शन 1। ये क्या होता है? ये एक सर्कल होता है। अब क्या ये एक फंक्शन है? अगर कर्व दे रखा है तो आप कैसे बताओगे कि फंक्शन है कि नहीं है? देखो, ये होता है सर्कल। अगर आप इसके डोमेन के अंदर कोई भी आप लाइन प्लॉट करोगे, कोई भी वर्टिकल लाइन, तो वो देखो हर लाइन 2 बार काट रही है। हर लाइन, अगर आपने यहाँ पे लाइन कोई प्लॉट करी तो देखो 2 बार काट रही है। x की एक वैल्यू के लिए y की आपको 2 वैल्यू मिल गई, एक ये राइट। दैट मीन्स ग्राफ से तो लग रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। यहाँ से हम कैसे बता सकते हैं? क्या x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है? क्या होना तो ऐसा ही चाहिए ना कि x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी फंक्शन होगा। देखो
हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्लियर है यहाँ से कि x की एक वैल्यू रखोगे तो y की दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। तो यहाँ भी क्लियर है कि ये फंक्शन नहीं है। आया समझ में? मूविंग ऑन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो कोई फंक्शन है x से y में है, तो हमने बात कर ली कि डोमेन क्या होगा इसका, इसका डोमेन होगा कंप्लीट सेट x। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा कंप्लीट सेट y। रेंज क्या होगा, रेंज वो होगा वो सारे एलिमेंट y के जो x के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। सो रेंज क्या होगा, रेंज होगा कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ x। तो वो सारे मिलके क्या बनाएंगे, रेंज बनाएंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y, रेंज हमेशा y में से होगी, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ x। अब एक चीज और देखनी है आपको यहाँ से, मैंने क्या बोला कि रेंज क्या है, y के वो एलिमेंट्स जो x के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि जो रेंज है वो y के अंदर होगी, राइट। इसका मतलब है जो रेंज है, अब रेंज क्या है, रेंज एक सेट है और y क्या है, y भी सेट है। तो जो रेंज है y सेट क्या है, कोडोमेन है। सो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। ओके, मूविंग ऑन। इसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के। एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको, यहां तक क्या था कि फंक्शन गिवन है कि कौन से सेट से कौन से सेट में। आगे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि फंक्शन गिवन होगा, आपको बताना होगा x डोमेन क्या है, ये आपको बताना होगा, ये गिवन नहीं होगा कि कौन से सेट से कौन से सेट में जा रहा है। कोई एक रैंडम फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ की फॉर्म में, या फॉर्मूला बेस्ड फंक्शन है, राइट। आपको उसमें बताना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, आपको इसमें बताना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या है, राइट। वो कैसे करोगे? सो y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है, सेट x से y में जा रहा है। सेट x से y में एक बार छोड़ देता हूं मैं, सेट x लिख दूंगा तो आप सीधे बोल दो कि वही तो है से। अब डोमेन की बात है, तो डोमेन क्या होता है इस फंक्शन का, x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स एग्जिस्ट करता है या डिफाइंड है, वो बनाती है डोमेन, राइट। डिफाइंड है मतलब कि जैसे मैंने एक एफ एक्स ले लिया, लेट्स सी एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। क्या इसमें x इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, x इक्वल टू 0 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब इस फंक्शन के डोमेन में x इक्वल टू 0 नहीं आ सकता, बस यही डोमेन होता है। इसी तरह से हम डोमेन निकालते हैं। तो x की वो सारी वैल्यू लेते हैं जिस पे फंक्शन डिफाइन है, और वो मिलके बनाती हैं डोमेन। सो ऑल x सच दैट, कैपिटल X तो है ही नहीं ना भाई हमारे इसमें। सो ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ x such that f(x) is defined, or for which such that or for which f(x) is defined। x की जिन वैल्यू के लिए f(x) डिफाइंड है या एग्जिस्ट करता है, वो x की सारी वैल्यू मिलके क्या बनाती है, डोमेन। f(x) is defined, गॉट इट। तो x की वो सारी वैल्यू जिस पे f(x) डिफाइन है, तो वो सारी मिलके बनाती है डोमेन। रेंज का पूछा जाएगा, कैसे बताओगे? रेंज फिर
एक्स की ये सारी वैल्यू मिल गई आपको डोमेन, इन डोमेन के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे वो सारे मिलके बनाएंगे रेंज. सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ all the values of y corresponding to x in domain. Got it? Moving on. इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी. अब आते हैं हम इस पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पे. हमने देखा फंक्शन क्या होता है, रिलेशन से हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है. अब हम देखेंगे कि फंक्शंस की क्या क्या कैटेगरी, किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं. जैसे पहला है वन वन या इंजेक्टिव, ऐसे ही दूसरा होता है ओन टू या सरजेक्टिव. क्या होते हैं ये, किसी फंक्शन को वन वन कब बोलेंगे. अब तक ये था कि f x से y में है और ये फंक्शन होता है तभी होता है जब x के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली एक इमेज होगी सेट y में, तब वो रिलेशन क्या होता है, तब फंक्शन होता है. अब हम देख रहे हैं कि चूंकि ये फंक्शन तो है, फिर फंक्शन में वन वन कब होता है, ये तभी होता है, इस नाम से क्लियर होना चाहिए, वन वन नाम से. तो कोई भी फंक्शन वन वन तब होता है जब अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग इमेज मिले. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. अगर x1 2 और x2 अलग अलग हैं या x की दो डिफरेंट वैल्यूज है तो उनकी जो इमेजेस होगी ना वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, तभी उस फंक्शन को हम बोलेंगे वन वन. इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन अदर वर्ड्स, पहला तो मैंने ये लिखा है कि अगर x डिफरेंट है तो y डिफरेंट होना चाहिए. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर y सेम है, अगर y सेम है तो x भी सेम होना चाहिए. ये दोनों चीज़ें एक ही है. अगर x डिफरेंट है तो y डिफरेंट होना चाहिए, या फिर अगर y सेम है तो फिर x भी सेम होना चाहिए. ये दोनों चीज़ें एक ही है. आप ये लगा के भी चेक कर सकते हो, फंक्शन अगर फॉर्मूला बेस्ड है तो आप ये लगा के भी चेक कर सकते हो कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है. ये लगा के भी चेक कर सकते हो फंक्शन वन वन है कि नहीं है. और फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन. अदरवाइज फंक्शन इज मेनी वन. कोई फंक्शन अगर वन वन नहीं है उस फंक्शन को बोलते हैं मेनी वन. राइट. इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम. एक फंक्शन लिया मैंने ए बी सी 1 2 3 4. एक मैंने फंक्शन लिया ऐसा कुछ, एक फंक्शन मैंने ये लिया. एक मैंने ये लिया. फिर इसके बाद हम एग्जांपल लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड फंक्शन का भी एग्जांपल लेंगे, उसमें भी देखेंगे कि कैसे फंक्शन वन वन होता है या नहीं होता है. एक मैंने ये ले लिया, नहीं ए से ज़्यादा अगर रिलेशन होंगे तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा, ऐसा होगा. दीज आर थ्री फंक्शंस, दिस इज f1, दिस इज f2, सपोज दिस इज f3. अब हम देखना है कि इनमें से कौन सा वन वन फंक्शन है या इंजेक्टिव है. ये देखिए फंक्शन है कि नहीं है. एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज एग्जैक्टली वन इमेज, सो दिस इज ए फंक्शन. हियर अगेन एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज एग्जैक्टली वन इमेज, सो दिस इज ए फंक्शन. थर्ड में भी ऐसा ही है, सेट फर्स्ट के लिए हर एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली वन इमेज है, सो ऑल थ्री आर फंक्शंस. अब देखना है कि इनमें वन वन फंक्शन कौन सा है. तो कैसे देखोगे, अलग अलग एलिमेंट्स जो है फर्स्ट सेट के लिए उनके लिए इमेज अलग अलग होनी चाहिए. ए का इमेज क्या है 2, बी का इमेज क्या है 1 अलग है, सी का इमेज क्या है 2. अब देखो ए और सी दोनों की इमेज 2 है, अलग अलग इमेज नहीं है. दैट्स वाई दिस इज नॉट ए वन वन फंक्शन. और वन वन नहीं है तो इसको क्या बोलोगे आप, मेनी वन. आया समझ में. सेट एक्स की अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इमेज होनी चाहिए. यहाँ देखो ए बी सी तीनों के लिए एक ही इमेज है, तो ये भी वन वन नहीं होगा. और इसको क्या बोलोगे फिर आप, मेनी वन. राइट. इसमें देखिए ए की इमेज क्या है 1, बी की इमेज क्या है 4, सी की इमेज क्या है 2. तीनों की इमेज अलग अलग है तो इसको बोलते हैं फिर
वन वन फंक्शन। ठीक है, ये देख लिया हमने। क्या आप वन वन को किसी और तरीके से देख सकते हो? एक और तरीका है, आप अगर बी से देखो ना तब एक और तरीका है। बी से मैं, एक तो हमने डेफिनेशन ये देखी कि सेट एक्स के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इमेज होगी। अगर मैं सेट वाई या सेट बी की बात करूं तो सेट वाई की किसी भी एलिमेंट के लिए अगर एक से ज़्यादा प्री इमेज है तो फिर वो वन वन नहीं होगा। देखो यहाँ 2 की प्री इमेज कितनी है? 2 है, तो ये 1 1 नहीं है। यहाँ 3 की इमेज क्या है? एक से ज़्यादा है, तो भी ये 1 1 नहीं है। ये 1 1 है तो सेट वाई के किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज एक से ज़्यादा नहीं है। आया समझ में? तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। जब हम x की तरफ से देखेंगे तो x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग y होने चाहिए। जब हम y की तरफ से देखेंगे तो y की किसी भी एक वैल्यू के लिए x की एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ऑन टू की बात करते हैं। अच्छा, हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है या नहीं है। पहले हम ऑन टू देख लेते हैं, फिर हम देखें उसकी बात करेंगे। ऑन टू पे आ रहे हैं हम। देखो वन वन में क्या था? वन वन में ये था कि x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग y होना चाहिए। ऑन टू में ये होता है, ऑन टू इज रेदर सिंपल। ऑन टू में ये है कि जो सेट है ना रेंज का सेट है, और वही सेट कोडोमेन का होना चाहिए। सेकंड जो सेट है ना ऑन टू, बहुत सिंपल है। ऑन टू में ये है कि सेकंड जो सेट है ना इसका हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। अगर y में कोई भी खाली एलिमेंट बच रहा है तो फंक्शन वन ऑन टू नहीं है। अगर y में कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, सारे एलिमेंट रिलेटेड है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। अब हमने देखा था कि y के वो एलिमेंट्स जो x के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड हैं वो क्या बना रहे थे? रेंज बना रहे थे। लेकिन अगर y पूरा का पूरा रिलेटेड है तो रेंज और कोडोमेन तो सेम ही हो जाएगा। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ y have pre-images in set x, then कोडोमेन विल बी इक्वल टू रेंज, और कोडोमेन अगर रेंज के बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। फिर से समझना अगर समझ में नहीं आया है तो। देखो मैंने बोला कि फंक्शन ऑन टू कब होगा? जब y की हर वैल्यू के लिए x में कोई एक प्री इमेज होगी, या फिर y की हर वैल्यू किसी x की वैल्यू से रिलेटेड होगी। तो पूरा का पूरा y रिलेटेड है, और जो y के जो एलिमेंट्स रिलेटेड थे वो क्या बना रहे थे? रेंज बना रहे थे। तो अगर y पूरा का पूरा x के एलिमेंट से रिलेटेड है तो y पूरा का पूरा रेंज के बराबर हो जाएगा, जबकि y क्या है? कोडोमेन है। तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। अदरवाइज फंक्शन विल बी इनटू। अदरवाइज फंक्शन विल बी इनटू। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। मैंने हर चीज़ 2-3 बार कम से कम बताई है। अब देखो दोनों को मैं एक साथ देखता हूँ, वन वन और ऑन टू। ये फंक्शन है x से y में। ये है 1 2 3 4, ये फंक्शन है। अब मैंने अज्यूम कर लिया, वन वन तो आपने समझ लिया था, तो मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कोई वन वन फंक्शन है और मैं वही ले रहा हूँ। ये मैंने वन वन फंक्शन ले लिया। फंक्शन तो है क्योंकि सेट x की हर एक वैल्यू के लिए एक इमेज है, या सेट x का हर एक एलिमेंट एक इमेज रखता है एग्जैक्टली एक इमेज। c की इमेज क्या है? 4, b की 1 है, a की 3 है। तो ये फंक्शन है और सबकी इमेज अलग अलग है, तो ये वन वन फंक्शन है। अब ये क्या फंक्शन ऑन टू है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 2 का कोई प्री इमेज नहीं है। जब हम ऑन टू चेक करेंगे ना तब सेट y चेक करेंगे या सेकंड वाला सेट चेक करेंगे, और वन वन के लिए भी हम सेकंड वाला सेट चेक कर सकते हैं। सिर्फ जब फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे ना तब हम यहाँ से देखेंगे। जब वन वन और ऑन टू देख रहे हैं तब हम यहाँ से देख सकते हैं। ऑन टू के लिए तो देखना ही यहाँ पे है, राइट? वन वन के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ से कैसे देखोगे? वन वन के लिए यहाँ अलग अलग एलिमेंट्स उठाइए और सबकी इमेज अलग अलग होनी चाहिए।
लेकिन उससे ज़्यादा सिंपल ये है कि आप y में आइए, सारे एलिमेंट्स में देखिए कि क्या किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्री इमेज है। अगर है तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं होगा, अदरवाइज फंक्शन 1 1 होगा। सो दिस फंक्शन इज 1 1 बिकॉज y की किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू तभी होगा जब y की हर वैल्यू के लिए एक प्री इमेज होगी। 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। जब y पूरा का पूरा रिलेटेड होता है ना, तब ये फंक्शन ऑन टू होता है। बट देखो 2 का कोई प्री इमेज नहीं है, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो इस फंक्शन को क्या बोलोगे? इनटू फंक्शन बोलोगे। दोनों चीज़ें बताओ। 1 1 तो है ही, राइट, 1 1 तो है ही, ऑन टू है नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे? इनटू फंक्शन। दूसरा फंक्शन लेते हैं हम, ए बी सी। अच्छा, इसमें मैं 3 ले रहा हूँ, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, इस बार मैं 2 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, 1 एंड 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा कुछ, फिर b को या तो 1 से रिलेट करूँ या 2 से करूँ। मैं 2 से कर देता हूँ। इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन तो है ना, क्यों? क्योंकि सेट x के हर एक वैल्यू के लिए एग्जैक्टली एक ही इमेज है सेट y में। सो दिस इज ए फंक्शन। अब देखिए ये ऑन टू है कि नहीं है। यहाँ पे ये ऑन टू नहीं था, अब यहाँ पे देखो ये ऑन टू बन रहा है। ऑन टू बन रहा है क्योंकि सेट y पूरा का पूरा रिलेटेड है। सो दिस इज ऑन टू। ऑन टू तो है ये। क्या ये 1 1 है? सीधा यहाँ से चेक कर लीजिए। y की किसी एक वैल्यू के लिए भी अगर एक से ज़्यादा प्री इमेज होंगी ना, तो वो 1 1 नहीं होगा। अब देखो 1 की प्री इमेज क्या है? एक ही है। 2 की प्री इमेज 2 है, b एंड c। सो दिस इज नॉट अ 1 1। सो इसको क्या बोलोगे? मैनी वन। मैनी वन और ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 और ऑन टू कैसा होगा फंक्शन? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट लूँ और यहाँ पे 2 लूँ या 4 लूँ? क्या इधर 3 एलिमेंट है और इधर 4 एलिमेंट है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनेगा। हमने 1 1 बनाया तो ऑन टू नहीं बनेगा। हमने यहाँ 4 की जगह 2 ले लिया, तब जाके ये बना ऑन टू। हमने ऑन टू बनाया तो ये 1 1 नहीं बनेगा बना। तो 1 1 और ऑन टू तभी बनेगा जब सेट x और सेट y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब देखो आप, ये 1 1 बन जाएगा। आप चेंज भी कर सकते हो, a को 1 से कर दो, b को 3 से कर दो, c को 2 से कर दो, तब भी। लेकिन कंडीशन हमेशा ये होगी, ये 1 1 और ऑन टू तभी बनेगा। अब ये देखो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और कोई 1 1 ऑन टू दोनों होता है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। तो 1 1 ऑन टू दोनों है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। अब ये देखो 1 1 और ऑन टू दोनों है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि सेट y पूरा रिलेटेड है। 1 1 क्यों है? क्योंकि सेट x की हर वैल्यू के लिए अलग अलग इमेजेस मिल रही है। अब आगे आते हैं, इनसे पहले थोड़ा यहाँ पे देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है प्लस साथ में ऑन टू भी है तो उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन में ये चीज़ होती ही होती है। अभी हमने देखी कि सेट x जो है ना, उसकी कार्डिनलिटी और सेट y की कार्डिनलिटी बराबर होनी चाहिए, तभी 1 1 ऑन टू बनेगा। 1 1 ऑन टू का मतलब ये है कि सेट x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू मिलनी चाहिए और सारा का सारा y रिलेटेड होना चाहिए। तो एक नई चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है, देखो 1 1 ऑन टू कब होगा? ध्यान से देखना कि सेट x की हर वैल्यू के लिए एक इमेज होगी तब तो फंक्शन होगा, और सेट x की हर वैल्यू के लिए अलग अलग इमेज होगी तब 1 1 फंक्शन होगा। और ऑन टू कब होगा? जब इसमें से एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, मतलब कि y के सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे। तो y के सारे एलिमेंट रिलेटेड है तब तो ये क्या बन रहा है? ऑन टू बन रहा है। ध्यान देना, y के अगर सारे एलिमेंट रिलेटेड है तब तो बन रहा है ऑन टू, और y का हर एक एलिमेंट केवल एक एलिमेंट से रिलेटेड है तभी तो 1 1 बन रहा है ना। मैंने बोला कि अगर किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्री इमेज होगी तो वो 1 1 नहीं होगा। तो अगर हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, प्री इमेज होगी, तभी तो ये 1 1 होगा। तो इन दो कंडीशन से ये चीज़ पता चली क्या? इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ, फिर से ध्यान देना आप। 1 1 कब होगा? जब x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y में आपको अलग अलग इमेजेस मिलेगी, तब वो होगा 1 1।
ऑन टू कब होगा? जब पूरा का पूरा y रिलेटेड होगा। सो ऑन टू है, इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ y आर रिलेटेड, ऑल एलिमेंट्स ऑफ y आर रिलेटेड। मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो। क्यों लिख रहा हूँ अभी आप देखोगे कि हम यहाँ से उल्टा एक फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं, देखना आप। और दूसरा था, पहला था क्या, ये तो ऑन टू है, और पहला क्या था, 1 1 था, 1 1। तो 1 1 में क्या था कि अलग अलग वैल्यू जो x की है उसके लिए अलग अलग इमेजेस मिलेगी। x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको अलग अलग इमेजेस मिलेगी। अलग अलग इमेज का मतलब है कि किसी भी y की एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा प्री इमेजेस नहीं होंगी। किसी भी y के एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा प्री इमेजेस नहीं होगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट, वन प्री इमेज। वाई एवरी, बिकॉज ऑन टू में ये हो रहा है, तो मैं 1 1 ऑन टू, पहले मैं अगर मैं सिर्फ 1 की बात करूं तो y की किसी भी एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं होगी। सो नो एलिमेंट ऑफ y हैज़ मोर देन वन प्री इमेज। अब इनको दोनों को आप मिला के देखिए। 1 1 है तो y की किसी भी एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं हो सकती, और ऑन टू है तो इसका मतलब y की हर वैल्यू के लिए प्री इमेज होगी। अगर आप दोनों को मिलाओगे ना तो देखो क्या बन रहा है, 1 1 प्लस ऑन टू। दोनों को मिला के क्या बन रहा है देखो, एक तो बोल रहा है कि y की हर वैल्यू के लिए प्री इमेज होगी, और ये वाला दूसरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि किसी भी y की वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं होगी। इसका मतलब है कि एवरी y there is exactly one x. So for every y belongs to capital Y, there is exactly one x in capital X. इसका मतलब ये निकल रहा है कि यहाँ से भी एक फंक्शन बन रहा है। जो पहले हम फंक्शन की जो कंडीशन x पे अप्लाई कर रहे थे वो अब ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और यहाँ से एक फंक्शन बन रहा है। देखो ना, हो रही है ना कि y के हर वैल्यू के लिए एग्जैक्टली एक प्री इमेज है x में, तो इसका मतलब y से जो जा रहा है वो भी वापस फंक्शन बन रहा है। और अगर ये फंक्शन f था तो ये f इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा y से x में। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से देख लेना, या फिर जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो इससे आगे की चीज़ें हम समझ लेंगे। अब मुझे बताना था आपको कि 1 1 और ऑन टू आप ग्राफ से कैसे देखोगे। ग्राफिकल टेस्ट पहला है 1 1 से, 1 1 के लिए, दूसरा होगा ऑन टू के लिए। देख लो, आपको समझ में आ जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। ग्राफ बनाता हूँ मैं कोई किसी फंक्शन का। देखो 1 1 का फंक्शन कब होता है, जब x की अलग अलग वैल्यू के लिए y के अलग अलग वैल्यू मिले, या फिर x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही नहीं, वो तो फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे है x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू मिले, मतलब कि कोई भी दो x के लिए एक सेम y नहीं मिलना चाहिए। ये यही था ना, x अगर डिफरेंट है तो y डिफरेंट होना चाहिए। अगर x डिफरेंट है तो y क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एक तो हमने कंडीशन ये देखी थी, दूसरी ये देखी थी कि अगर y सेम है तो फिर तो x भी सेम होना चाहिए। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगर मैंने कोई एक y इक्वल टू कोई लाइन ले ली तो वो इस कर्व को कितनी बार काटनी चाहिए, y की एक वैल्यू के लिए x एक मिलना चाहिए ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की y की एक वैल्यू के लिए x एक मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने
वर्टिकल लाइन टेस्ट से फंक्शन भी होना चाहिए, और मैंने ये बनाया है। क्या ये कर्व फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप वर्टिकल लाइन में कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर आप इसके डोमेन में कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे वो फंक्शन इस कर्व को एग्जैक्टली एक बार काटेगी, तो ये फंक्शन तो है। अब देखो क्या ये फंक्शन 1 1 है? आपने क्या किया, सपोज यहाँ पे कोई ले लिया y इक्वल टू 2 है, आपने ये ले लिया y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यू मिल रही है। इसको अगर मैं बोलता हूँ x इक्वल टू a, और सिमेट्रिक मैं एक बार मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस a। इसका मीनिंग क्या है कि आपने y इक्वल टू 2 लिया तो x की 2 वैल्यू मिली, मतलब कि x की 2 अलग अलग वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू मिल रही है। तो ये फंक्शन क्या होगा? 1 1 नहीं होगा। x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू मिलती है, तभी तो फंक्शन 1 1 होता है। तो अगर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की a की सेम वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन क्या होगा? 1 1 नहीं होगा। इसका मतलब है कि हम कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एक से ज़्यादा बार काट रही है ना, तो वो फंक्शन कर्व 1 1 फंक्शन का नहीं होगा, फिर वो मेनी वन फंक्शन का होगा। आया समझ में? इतना काफ़ी है ये समझने के लिए। अगली बार से हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं आपके सिलेबस में। पॉलिनोमियल फंक्शन है, एल्जेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल, और लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, और ट्रिगोनोमेट्रिक्स वगैरह, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो एक बार हम क्या करेंगे कि ये सारे फंक्शंस चलेंगे अभी कुछ दिन के लिए, ये सारे फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शंस में हम 3 चीज़ देखेंगे मेनली, उस फंक्शन का कर्व कैसा है, उस फंक्शन का डोमेन क्या है, उस फंक्शन का रेंज क्या है। तो ये एक बार सारे फंक्शंस हम थोड़े थोड़े करके सारे पढ़ लेंगे, और जैसे ये फंक्शन सारे खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद हम पी क्यू करवा के फिर हम स्टार्ट करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।